हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की स्थापना वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं और रिवाइज करने जा रहे हैं द टॉपिक ऑफ वाटर पॉल्यूशन। So friends, water pollution is a very important topic from the module or the subject of environment। तो जब भी हमारे एग्जामिनेशन के अंदर environmental protection यानी जो हमारे पर्यावरण है इसके जब देखभाल से जुड़े हुए जब भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वाटर पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर अक्सर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम वाटर पॉल्यूशन से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे और कुछ MCQs को सॉल्व करके हम अपनी जो रिवीजन है फॉर द टॉपिक ऑफ वाटर पॉल्यूशन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू द कॉन्सेप्ट्स लेट मी अगेन रिमाइंड यू कि सिविल स्टैप बहुत ही एक्साइटिंग कोर्सेज लेकर आया है अलग अलग स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए, जहां पर हिमाचल, हरियाणा एंड पंजाब सिविल सर्विसेज को लेकर के हमने बहुत ही कस्टम मेड एंड डेडिकेटेड कोर्सेज को लॉन्च किया है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको सिविल स्टैप के द्वारा लॉन्च किए गए अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग कोर्सेज के बारे में और जानकारी मिल सकती है और आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल सकती हैं जिन पे आप हमें कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज के बारे में और जानकारी जो है वो पा सकते हैं, या फिर आपके कोई डाउट्स हैं, आपके कोई कंसर्न्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो उनका रेजोल्यूशन भी आप लोग जो है करवा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सिविल स्टैप के इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर इसे करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज में कोई इंक्रीमेंट हुआ है, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको कुछ मदद मिली है तो कृपया इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। अब देखो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं विद द टुडेस टॉपिक दैट इज योर वाटर पॉल्यूशन। सो वाटर पॉल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड हैज अ सिमिलर डेफिनेशन। जैसे कि वाटर पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी? प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन अवर एक्वेटिक बॉडीज। जो हमारी अर्थ के ऊपर वाटर बॉडीज हैं, छोटी से छोटी वाटर बॉडी से लेकर बड़ी से बड़ी वाटर बॉडी तक, यानी कि लेक्स की हम बात करें, रिवर्स की बात करें, द सीजनल पॉन्ड्स जो होते हैं उनकी बात करें, या फिर हम ग्राउंड वाटर की बात करें, या जो हमारे ओशंस हैं जो कि वर्ल्ड की पूरी सरफेस का 2/3 हिस्से को कवर करते हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज हमारे प्लेनेट के ऊपर हैं, इसमें इन वाटर बॉडीज के अंदर द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज जो वहां वाटर बॉडीज में नहीं होनी चाहिए, अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम बोल रहे हैं कि ये प्रदूषण हो गया है, ये पॉल्यूशन हो रहा है वाटर बॉडीज का। अब ये कौन डिटरमिन करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी चीज वाटर बॉडीज में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इसको डिटरमिन करने के लिए, इसको मापने के लिए हम देखते हैं कि ऐसी कोई चीज वाटर बॉडीज के अंदर प्रेजेंट ना हो जो कि इंसान, ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे इकोसिस्टम में उनको नुकसान पहुंचा रही हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और हीट विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर सो दैट इट बिकम्स अनफिट फॉर यूज, ऐसे सभी चीजों की अगर प्रेजेंस है वाटर के अंदर तो हम बोलेंगे दिस इज योर वाटर पॉल्यूशन। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो इसको बहुत सिंपल शब्दों में एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं। वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप साफ कहेंगे कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज मौजूद हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो हमारा ओशंस हो, सीज हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, किसी भी तरीके की वाटर बॉडी में अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा वस्तु प्रेजेंट है which is harmful for the living organisms or the ecosystem, तो हम बोलेंगे कि this is actually water pollution and that thing which is present, that undesirable substance that is present, it will be known as water pollutant। क्लियर हो गया? अब वाटर पॉल्यूशन होता कैसे है, क्या सोर्सेज हैं वाटर पॉल्यूशन के? तो वाटर पॉल्यूशन के बहुत सारे अलग अलग सोर्स हैं। हम सभी जानते हैं कि वाटर को अलग अलग तरीके से पॉल्यूट किया जा सकता है, लेकिन हम डिफाइन करते हैं वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज को इनटू 2 डिफरेंट काइंड्स, पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज क्या हैं? कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिसको हम लोकलाइज कर सकते हैं, जिसको हम सिंगल आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड ऐसे सोर्सेज से जब भी पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज होते हैं रिवर के अंदर तो हम उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उनको हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ पॉइंट सोर्स क्या होगा कि अगर मैंने किसी सिटीज से जो भी वेस्ट का सीवेज वाटर कलेक्ट हो रहा है वो किसी एक ड्रेन पाइप से रिवर्स के अंदर जा रहा है,
या फिर हमने कोई फैक्ट्री लगाई है, कोई इंडस्ट्रियल कारखाना है, कोई वर्कशॉप है और वहां पे जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो एक सिंगल पाइप से या 2 पाइप से या 3 पाइप से, लेकिन वो पाइप्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन ड्रेनेज पाइप्स के थ्रू नियर बाय रिवर में या पॉन्ड के अंदर वो सारा जो पोल्यूटेंट है वो गिर रहा है। तो ये जो पाइप्स हैं, ड्रेनेज पाइप्स हैं, इन पाइप्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें आप मेजर कर सकते हैं कि किस दिन कितना पोल्यूटेंट रिवर के अंदर गया। सो दीज सोर्सेज आर पॉइंट सोर्सेज विच कैन बी लोकलाइज्ड, विच कैन बी आइडेंटिफाइड। ऐसे पॉइंट सोर्सेज से पोल्यूशन को रोकना या मेजर करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि आप इन पॉइंट सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं विच आर नॉन पॉइंट सोर्सेज और डिफ्यूज्ड सोर्सेज। ये जो आपके नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं, दे इंक्लूड डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम लार्जर एरियाज सच एज रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड, ग्रेजिंग लैंड, कंस्ट्रक्शन साइट एक्सेट्रा। तो यानी कुछ ऐसे भी हमारे सोर्सेज हैं जिसमें से आपको पॉल्यूटेंट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर हमारे रिवर्स के आसपास जो फार्म लैंड्स हैं, जो खेत हैं, उन फार्म लैंड्स के अंदर जो किसान हैं वो बहुत सारे केमिकल इनपुट्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। तो ये जो केमिकल इनपुट्स डाले गए इन फार्म्स के अंदर, ये केमिकल इनपुट्स रेनफॉल के वाटर के साथ या इरिगेशन के वाटर के साथ मिक्स होकर भी नियर बाय पॉन्ड्स, नियर बाय रिवर्स में जाते हैं। अब इन पॉल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि किस खेत से कितना पॉल्यूटेंट रिवर्स के अंदर गया। इसी तरीके से जब ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की बात आती है, तब ग्राउंड वाटर में पॉल्यूटेंट कहां से पहुंच रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो ऐसे सभी सोर्सेस जहां पर एक सिंगल पॉइंट ऑफ पॉल्यूशन नहीं है, उसको हम नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन बोलते हैं। और ऐसे सोर्सेज जहां पर कोई सिंगल ड्रेनेज पाइप है या कोई सिंगल आउटलेट है जहां से पॉल्यूटेंट निकल के रिवर वाटर में जा रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना जबकि ज्यादा इजी होता है। तो ये तो बात हो गई पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन की। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि किस तरीके के पॉल्यूशन को रोकना ज्यादा आसान है, तो आप बोलेंगे देखो पॉइंट सोर्सेज को रोकना ज्यादा आसान है। इसी वजह से अगर कोई आपसे पूछे कि किस तरीके के पॉल्यूशन से ज्यादातर रिवर वाटर, ज्यादातर वाटर बॉडीज पॉल्यूट होती हैं, तो आप बोलेंगे नॉन पॉइंट सोर्सेज जो हैं वो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं एज कंपेयर टू पॉइंट सोर्सेज। क्योंकि जितने भी हमारी ग्राउंड से पॉल्यूटेंट्स बह करके वाटर बॉडीज में जा रहे हैं वो सारे नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं। क्लियर हो गया? सो आई होप ये रिवीजन आपको क्लियर हुआ पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेज के बीच का। इसके बाद वाटर पॉल्यूशन, जब भी हम कहेंगे कि कोई वाटर बॉडी पॉल्यूटेड है, तो कैसे मेजर किया जाता है कि कोई वाटर बॉडी पॉल्यूटेड है या नहीं, और अगर कोई वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हैं तो किस तरीके से मेजर किया जाएगा कि कौन सी वाटर बॉडी ज्यादा पॉल्यूटेड है, कम पॉल्यूटेड है। इसके लिए हम एक पॉल्यूशन ऐसे यूज करते हैं यूजिंग द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन डिमांड। हर वाटर बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, ये हम सभी जानते हैं। और ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वाटर के अंदर एक्सचेंज चलता रहता है ऑक्सीजन का। जो भी एयर है, एयर में ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर से वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांजैक्शन चलता रहता है, और इसी वजह से वाटर बॉडीज के अंदर कुछ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओशंस के अंदर, रिवर वाटर के अंदर या वाटर बॉडीज के अंदर हैं, उनको रेस्पिरेशन करनी है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और वो इसके लिए यही ऑक्सीजन यूज करते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड है। क्लियर हो गया? लेकिन जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर वाटर बॉडीज के अंदर डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने का मतलब है कि जैसे कोई डेड बॉडी है, कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है ग्राउंड के ऊपर, तो उसको माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, फंजाई जो भी हैं वो डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से सारा जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन के लिए हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो माइक्रोब्स जो हैं वो एरोबिक डिकम्पोजिशन करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करेंगे। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो माइक्रोब्स एनएरोबिक डिकम्पोजिशन करेंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। इन दोनों तरीकों से ऑर्गेनिक मैटर का तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोजिशन करने की कोशिश करते हैं तो उससे कुछ टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, उससे कुछ ऐसे सब्सटेंस जनरेट होते हैं जो इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो इसमें हम ऑक्सीजन की बात क्यों कर रहे हैं? जब भी किसी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? उस वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंस चले गए जो उस वाटर बॉडी में नहीं होने चाहिए। अगर उस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, ऐसा वेस्ट मैटर चला गया है, तो उस वाटर बॉडी के अंदर डिफरेंट डिकम्पोजर्स जो हैं वो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। इस वजह से ऑक्सीजन डिमांड जो है वाटर बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
दिस इज योर बीओडी। यानी कि बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या इसकी डेफिनेशन है? अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया in decomposing the organic waste present in water and it is expressed in milligrams of oxygen per liter of water। किसी वाटर बॉडी में 1 लीटर वाटर को कितना ऑक्सीजन चाहिए ताकि उस वाटर का जो भी पॉल्यूटेंट है, उस वाटर में जो भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है वो डिकम्पोज हो जाए, इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कोई वाटर बॉडी जितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगी उसको उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। सो हायर वैल्यू ऑफ बीओडी विल इंडिकेट लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर। अगर ऑक्सीजन में, अगर वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है यानी कि पॉल्यूशन ज्यादा है, तो इसका मतलब उसमें जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन था, जितनी ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन कम होती जा रही है, इसीलिए तो हम ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं। सो व्हेनेवर अ वाटर बॉडी इज हाईली पॉल्यूटेड देन द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन दैट वाटर बॉडी इंक्रीजेस, ज्यादा ऑक्सीजन की उनको जरूरत पड़ेगी और इस वजह से ऑक्सीजन जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है उस वाटर बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को डिकम्पोजिशन में यूज करेंगे। और ये दिखाता है हमें कि कौन सी वाटर बॉडी कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड है। इसी तरह की एक और टर्म होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि वो ऑक्सीजन जो बायोलॉजिकल वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए चाहिए, और हर तरीके के वेस्ट को, चाहे बायोलॉजिकल वेस्ट हो चाहे इनऑर्गेनिक वेस्ट हो, हर तरीके के वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए दैट इज योर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ बेटर मोड टू मेजर द वाटर पॉल्यूशन देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। किसी भी तरीके के पॉल्यूटेंट आपके वाटर बॉडी में मौजूद हैं, उन पॉल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और वाटर बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की अगर डिमांड हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि इस वाटर बॉडी में ज्यादा पॉल्यूटेंट हैं। अगर एग्जांपल से समझना है, यमुना रिवर जो दिल्ली में फ्लो कर रही है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है, ब्लैक रिवर है लगभग, तो ये जो यमुना रिवर है इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा होगी और उस रिवर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, एक्चुअल जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो बहुत कम हो गई होगी, जिसके कारण यमुना में दूसरे ऑर्गेनिजम्स, फिशेस, दूसरे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। और जितना ज्यादा पॉल्यूटेंट है, जो भी ऑक्सीजन वाटर बॉडी में जाएगी वो सारी ऑक्सीजन पॉल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करने में ही यूज हो जाएगी। क्लियर हुआ? सो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर व्हाट? मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, computing oxygen level in forest ecosystem, pollution assay in aquatic ecosystem, or assessing oxygen levels in high altitude regions. Biological demand of oxygen or biological oxygen demand BOD is for measuring the level of pollution in aquatic ecosystems. क्लियर है? अब देखो कैसे कैसे सोर्सेज हैं जिनसे वाटर पॉल्यूशन होता है। सबसे पहले तो सीवेज एंड वेस्ट वाटर, वी ऑल नो अबाउट दिस, कि हमारे शहरों के अंदर से या फिर हमारे अब आजकल जो गांव हैं वहां से भी जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है, हमारे घरों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट के साथ निकलता है, ये सारा सीवेज एंड वेस्ट वाटर कहाँ जाता है? वाटर बॉडीज के अंदर। मरीन डंपिंग एक बहुत ही अनसस्टेनेबल लेकिन चीप तरीका है वेस्ट को डिस्पोज करने का। क्या तरीका है कि आप एक शिप में वो सारा वेस्ट भर के ले जाइए और ओशंस के किसी दूर दराज इलाके में उस वेस्ट को डंप कर दीजिए। वेस्ट एक तरीके से आपकी नज़रों से गायब हो जाएगा और आपको लगेगा कि देखो वेस्ट को हमने डिस्पोज कर दिया है, बट दिस मरीन डंपिंग एक्चुअली ये क्या कर रहा है? उस पॉल्यूशन को आपके घरों से, आपकी ज़मीन से दूर करके ओशन के अंदर भेज दे रहा है, ओशन को पॉल्यूट करने का काम कर रहा है। अंडरग्राउंड स्टोरेज लीकेज, बहुत सारी सब्सटेंसेस को हम अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं और बेसमेंट्स के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पर हम, या फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है। अंडरग्राउंड स्टोरेज हम वेस्ट का भी करते हैं। कहाँ करते हैं? लैंडफिल्स के अंदर। जो हमारी बड़ी बड़ी सिटीज हैं उसमें इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है कि उसको डिस्पोज करने का एक तरीका क्या है कि ग्राउंड के अंदर एक डिच को खोदिए, गड्ढा खोदिए और उसमें सारा वेस्ट भर के उसको कवर कर दीजिए। इसको हम लैंडफिल बोलते हैं। हमें लगता है कि वो सारा जो वेस्ट है उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया गया है, प्रॉब्लम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। उस वेस्ट से हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो आपके ग्राउंड में धीरे धीरे सीप करेंगे, धीरे धीरे लीक करेंगे और फिर वो आपके ग्राउंड वाटर तक पहुंच करके आपके ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करने का काम करेंगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडिएशन को लीक करते हैं। ये सब्सटेंसेस कहाँ से आते हैं?
यूजुअली ये सब्सटेंसेस जो हैं मेडिकल फैसिलिटीज से, जहां पर हम को रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स का यूज करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, जैसे कि हमारी एक्सरे मशीन्स हैं या दूसरी मशीन्स हैं जहां हम डायग्नोस्टिक के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज करते हैं। हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो जब भी इन हॉस्पिटल से निकल करके कोई भी वेस्ट वाटर बॉडीज में जाता है तो चांसेस हो सकते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल भी उन वाटर बॉडीज तक पहुंचे। इसके साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अपनी जो ऑपरेशन है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है इन ऑर्डर टू ऑपरेट। और ये जो वाटर है यूज़ करने के बाद इस वाटर को हम दोबारा वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस जो उन प्लांट्स में हो रहे हैं, कुछ रेडियो एक्टिविटी हो सकता है उन वाटर में लीक आउट हो जाए और वो ओशंस में या सीज में जहां भी वो वाटर को रिलीज किया जा रहा है वहां पर जाके रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कर सकती है। फिर बात आती है ग्लोबल वार्मिंग। वाटर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का क्या रिलेशन है? ग्लोबल वार्मिंग का ये रिलेशन है कि बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ ओशंस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर ही गर्म नहीं हो रहे, धीरे धीरे जो हमारा ओशन है वो भी वार्म अप हो रहा है। तो ये जो ओशन की वार्मिंग हो रही है, ओशन की जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से भी बहुत सारे केमिकल पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो ओशंस तक पहुंच रहे हैं। और ये पॉल्यूटेंट्स जो पहले बिल्कुल इजीली डिकम्पोज हो जाते थे, वो ओशंस में हायर टेम्परेचर्स होने की वजह से अब डिकम्पोज उस रेट से नहीं हो पाते। नेक्स्ट इज योर एटमॉस्फेरिक डेपोजिशन। एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं, जो एयर पॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, ये पॉल्यूटेंट्स कुछ समय बाद सेटल हो जाते हैं ऑन दी सरफेस, और सरफेस पे अगर कोई वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी के अंदर सेटल होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, बहुत सारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का पॉल्यूशन है यहाँ पर, डस्ट हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मोक हो गए, जो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न सिटीज़ को पोल्यूटेड रखते हैं। जब भी विंड्स चलती हैं, मानसून विंड्स आती हैं, तो ये जो पॉल्यूशन है वो एयर के साथ, विंड्स के साथ मूव करके बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के ऊपर चला जाता है और ओवर टाइम ये डिपॉजिट हो जाता है ओशंस के अंदर। सो दिस इज योर एटमॉस्फेरिक डेपोजिशन। द पॉल्यूटेंट्स विच वर रिलीज्ड इनटू द एयर, वो पॉल्यूटेंट्स कुछ समय बाद जो है ओशंस में जाकर मिलेंगे और ओशंस को पॉल्यूट करेंगे। इसी तरीके से ऑयल पॉल्यूशन है, हम अक्सर देखते हैं कि जो टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ऑयल का ट्रेड करवा रहे हैं, समटाइम्स दीज टैंकर्स, इनका एक्सीडेंट होता है, समटाइम्स बिकॉज ऑफ सर्टन इंसिडेंट्स ये जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, ये लीक आउट करता है और ओशंस के बहुत बड़े एरिया में ऑयल जो है पहुंच जाता है। ये ऑयल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फॉर दी ओशन मरीन लाइफ। इसी के साथ जो ऑफशोर रीजन्स में ऑयल की ड्रिलिंग होती है, यानी कि जो ऑफशोर रीजन्स में समुद्री इलाकों में जो हम ऑयल का ड्रिल करते हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई है या सऊदी अरेबिया और यूएई के बहुत सारे ऑयल वेल्स हैं जो ओशंस के ऊपर हैं। जब भी वहाँ से हम ड्रिलिंग करके ओशन बॉटम से क्रूड ऑयल को निकालते हैं तो वहाँ पर भी स्पिलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं और बहुत सारा जो हमारा फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो ओशन में लीक आउट कर जाते हैं। फिर बात लास्ट में आती है इंडस्ट्रियल वेस्ट की। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ कर रही हैं और उन केमिकल्स की वजह से भी आपका वाटर पॉल्यूशन होता है, राइट। सो ये अलग अलग तरीके के सोर्सेज हुए वाटर पॉल्यूशन के। अब देखिए क्वेश्चन, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय। एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन एक्चुअली आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो वाटर है उसका पॉल्यूशन है एक तरीके से। अगर आप समझ रहे हैं व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, ओशंस में वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, रिवर्स में हो सकता है, ग्राउंड वाटर में हो सकता है। तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर, क्लाउड्स हैं, मॉइस्चर है, उसमें भी तो पॉल्यूटेंट हो सकता है। और वो पॉल्यूशन कैसे होता है? क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स आपने एयर में रिलीज किए, दोज पॉल्यूटेंट्स गेट मिक्स्ड विद द वाटर वेपर, गेट मिक्स्ड विद द क्लाउड फॉर्मेशन, और वो क्लाउड्स के साथ जो है वापस धरती पर आते हैं, कॉजिंग एसिड रेन। तो ये जो एसिड रेन हो रही है किस केमिकल की वजह से हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली पाए जाते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर 70% से ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की वजह से एसिड रेन हो जाए, ये नहीं हो सकता। आपको हमेशा ये चीज़ सोचकर अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप सोचेंगे नाइट्रोजन से क्यों एसिड रेन होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ नेचुरल कंपोनेंट विच इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, स्पेशली इन द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी आपका एसिड रेन नहीं होता है। ओजोन भी जो है आपके एनवायरनमेंट में एसिड रेन नहीं कॉज करवाती। एसिड रेन होती है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की डेपोजिशन करते हैं। एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम चीजों को नहीं करेंगे, बहुत सिंपली अगर हम चीजों को समझ रहे हैं तो बहुत इजीली हमारे क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, सीवेज वाटर,
सीवेज वाटर जो है हमारी सिटीज़ ऑफिसेज से जनरेट हो रहा है, होम से जनरेट हो रहा है, हॉस्पिटल से जनरेट हो रहा है। और यही जो आपका सीवेज वेस्ट है, इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है, विच इंक्रीजेज द बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। और सबसे बड़ा कॉज जो हमारी इनलैंड वाटर सोर्सेज का है पॉल्यूशन का है, वो आपका सीवेज वाटर है। फिर आती है इंडस्ट्रियल वेस्ट, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, चाहे पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारा वाटर का यूज करते हैं पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और जो डाइज, जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, वो वाटर के साथ दोबारा पॉल्यूशन करते हुए वाटर बॉडीज में छोड़ दिए जाते हैं। फिर बात आती है हमारे मेटल एक्सट्रैक्शन की, केमिकल इंडस्ट्रीज जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो डाइज को, यानी कि जिन कलर्स से, जिन डाइज से हमारे क्लोथ्स, हमारे ऑब्जेक्ट्स को कलर किया जाता है, वैसी इंडस्ट्रीज हैं। अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे हार्मफुल एंड केमिकल सब्सटेंस यूज होते हैं, जो अगेन वाटर पॉल्यूशन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्रीकल्चरल रन ऑफ एक बहुत बड़ा सोर्स है पॉल्यूशन का, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया में हम फार्मिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा कम्युनिटी डिपेंडेंट है दैट वी यूज़ एक्सटेंसिव फार्मिंग, जिसमें हम बहुत सारे केमिकल इनपुट्स का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स हो, केमिकल इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, इनको बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं हमारे फार्म्स के अंदर। और अगर हम ओवर यूज़ करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस का, तो ये सारे सब्सटेंसेस वाटर बॉडीज़ में भी लीक आउट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो कॉज है वो क्या है? न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन। सरफेस वाटर रन ऑफ, यानी कि सरफेस पे हमारे जो भी वाटर है, चाहे वो रेनफॉल से आया हो, चाहे वो इरिगेशन से आया हो, धीरे धीरे वो फ्लो करता हुआ किसी वाटर बॉडीज में पहुंच ही जाएगा नियर बाय। इन सरफेस वाटर में हमारे फील्ड्स में डाला गया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटैशिक फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर डाले हैं हमने अपने फील्ड्स में क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। पर वाटर के साथ मिक्स होकर के अगर ये वाटर बॉडीज तक पहुंचते हैं, तो ये सारे फर्टिलाइजर, ये न्यूट्रिशन वाटर बॉडी के अंदर चला गया। और ये जो न्यूट्रिशन है, सनलाइट तो मिल ही रही है, न्यूट्रिशन जो है वो बहुत सारे एल्गी को, बहुत सारे सिंपलर ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में मदद करता है। और जब भी हम देखते हैं अपने किसी पॉन्ड में या किसी दूसरी वाटर बॉडीज में ग्रीन कलर की जो काई है, ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस जो है पूरी सरफेस को कवर कर लेता है, एक्चुअली वो सब्सटेंस क्या है? वो सब्सटेंस एल्गी है, जो इसलिए पैदा हुआ क्योंकि आपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उस वाटर बॉडी के अंदर डाल दिए थे। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? ये एल्गी की पॉपुलेशन ज्यादा होने से, दिस एल्गी पॉपुलेशन विल कैच अप ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इट विल कैच अप ऑल द ऑक्सीजन इन द वाटर, जिससे बाकी ऑर्गेनिजम्स को रहने में मुश्किल होगी, ब्रीथ करने में मुश्किल होगी। और जब ये एल्गी डेड हो जाएगा, तो ये सारा एल्गी का बायोटिक मैटर उस वाटर बॉडी के बेसमेंट में चला जाएगा, बेस पे, फ्लोर पे चला जाएगा। और वहां जाके जब डिकम्पोजिशन होगी, तो अगेन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। फिर थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब ऐसा वाटर जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग वाटर। तो बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम वाटर को कैप्चर करते हैं फ्रॉम वाटर बॉडीज, उस वाटर को गर्म करते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम से टरबाइन चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद वो जो स्टीम है उसको वाटर में कन्वर्ट करके, हॉट वाटर में कन्वर्ट करके दोबारा वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जो वाटर रिलीज किया गया उसका टेम्परेचर 10-15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है सराउंडिंग वाटर से, तो उससे भी थर्मल पॉल्यूशन जो है वाटर में क्रिएट होता है। ठीक है। अब देखो रेडिएशन पॉल्यूशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रेडिएशन करने वाला कोई भी सब्सटेंस जब लीक आउट हो जाएगा वाटर बॉडीज में, उससे रेडिएशन पॉल्यूशन होगा। और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होगा व्हेनेवर देयर इज अ कंटामिनेशन ड्यू टू सीपेज ऑफ एनी काइंड ऑफ वेस्ट। वो वेस्ट चाहे सॉलिड वेस्ट है, ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है, या अंडरग्राउंड हमने उस वेस्ट को बरी कर दिया है, ये वेस्ट लीक आउट करता हुआ हमारे ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करने का काम करता है। राइट। सो अब इसको देखते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ हिस्सों में ड्रिंकिंग वाटर में कुछ पॉल्यूटेंट्स की मात्रा ज़्यादा है, और उससे जुड़ा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। हमें पॉल्यूटेंट्स क्या दिए गए हैं? आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। अब यहां पर हमें बताना है कि इन पांचों में से कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर ज्यादातर हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। Arsenic, fluoride and uranium. These are three pollutants, 1, 3, 5 only, which are found in the groundwater, which is extensively used for drinking water purposes in our country. जहाँ तक सॉर्बिटॉल की बात करें और फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, तो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये काफ़ी वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं। अक्सर वाटर पॉल्यूशन में, एंड स्पेशली ऐसा वाटर जो कि ग्राउंड वाटर है, वहां पर सॉर्बिटॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन आर्सेनिक,
फ्लोराइड एंड यूरेनियम, दीज आर मेटालिक सब्सटेंसेस, और ये मेटालिक सब्सटेंसेस हमारे वाटर के अंदर मेटल पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, जो कि एनिमल एंड प्लांट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जितना हमारा इंडस गंगा रिवर बेसिन है, पंजाब से लेकर के बंगाल तक, वहां पर आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम, स्पेशली यूरेनियम ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, वहां पर इनकी वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट अप, मरीन पॉल्यूशन। मरीन पॉल्यूशन क्या है? ओशंस के अंदर होने वाला पॉल्यूशन। अब देखो, ओशंस आर द अल्टीमेट सिंक फॉर ऑल काइंड्स ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड पॉल्यूटेंट्स। चाहे आप रिवर को पॉल्यूट करो, किसी लेक को पॉल्यूट करो, अल्टीमेटली वो पॉल्यूटेंट जो है वो किसी ना किसी तरीके से ओशंस तक पहुंच जाएगा, और ओशंस में जाकर ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे स्टोर होते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है प्लास्टिक्स का। अभी अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स, ओशन में जितना प्लास्टिक है वो प्लास्टिक पूरे लैंड पर भी अभी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सो प्लास्टिक्स का पोल्यूशन हो रहा है, ओशंस के अंदर टॉक्सिक मेटल्स का पोल्यूशन हो रहा है, हाइड्रोकार्बन्स का पोल्यूशन हो रहा है, अर्बन रन ऑफ एंड एक्सेसिव कार्बन सिंक, यानी कि जो एक्सेसिव कार्बन एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो क्रिएट कर रहा है, वो कार्बन भी ओशंस के अंदर जाके पोल्यूशन को क्रिएट करता है। हालांकि इस पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ कन्वेंशन हम लेकर आए हैं, जैसे कन्वेंशन ऑन डंपिंग वेस्ट एट सी और लंदन कन्वेंशन जिसको नाम दिया जाता है, देन 96 प्रोटोकॉल एंड 2006 अमेंडमेंट टू द प्रोटोकॉल एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ये ऐसे कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो कि मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लाई गई हैं। इसके बाद बात हमने यूट्रोफिकेशन की भी कर लेते हैं। यूट्रोफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी वाटर बॉडीज के अंदर न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स वो नाइट्रोजनस हो सकते हैं, फॉस्फेटिक हो सकते हैं, पोटेशिक हो सकते हैं, जब ये न्यूट्रिएंट्स किसी वाटर बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं तो उससे होता है एल्गल ब्लूम। एल्गी की स्पीशीज को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और एल्गी स्पीशीज बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, लेकिन यही एल्गी स्पीशीज बाकी दूसरे एनिमल्स का इस वाटर बॉडी में रहना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि सारे ऑक्सीजन को यूज ये एल्गी जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जब इन एल्गी की डेथ होगी, सो ऑल दीज एल्गी दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम, और बॉटम में सेटल डाउन होने पर इनकी जो डिकम्पोजिशन है उसके लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और ये पूरी वाटर बॉडी को लाइफलेस बनाने का काम करेंगे। एंड दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, excess inflow of nutrients from the surface which leads to accelerated growth of algae. This is the process of eutrophication. Clear है? अब देखिए, look at this question. Estuaries possess distinct blooms of excessive growth of pigmented dinoflagellate. This is a kind of algae. These blooms are called what? Red tide, sea tide, black tide, sea flower. The correct answer is option A, red tides, या फिर कई बार इसको हम brown tides के नाम से भी जानते हैं। ओशंस में कुछ ऐसी एल्गी स्पीशीज हैं जो ग्रो करती हैं बहुत ज़्यादा जब भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस हो जाता है एस्टुअरीज के अंदर। और एस्टुअरीज क्या है? एस्टुअरीज आर दोज प्लेसेस वेयर रिवर्स गो एंड एंटर इनटू एन ओशन और सी। वो जगह जहां पर रिवर जाके सी में मिलती है उस जगह को एस्टुअरी कह रहे हैं। और ये रिवर्स बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स जो है लैंड से ओशंस की तरफ लेकर जा रही हैं, जिसके कारण ओशंस में जो एल्गी है वो ज़्यादा ग्रो करता है, तेजी से ग्रो करता है नियर बाय दीज एरियाज, एंड सच एन एल्गी ब्लूम इज नोन एज रेड टाइड और ब्राउन टाइड बिकॉज द एल्गी दैट इज ग्रोइंग देयर इज ऑफ ब्राउनिश और रेडिश कलर। क्लियर है? लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्या क्या इफेक्ट्स हो रहा है वाटर पॉल्यूशन से? मरीन इकोसिस्टम को डैमेज हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, मरीन बायोडाइवर्सिटी में कमी आ रही है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरी अनवांटेड पॉल्यूटेंट्स इन दी मरीन इकोसिस्टम। देन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में इंक्रीज होता है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसी से हम मेजर करते हैं पॉल्यूशन के लेवल्स को। यूट्रोफिकेशन होता है, यूट्रोफिकेशन होने से एल्गी ब्लूम होगा, बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और कुछ एल्गीज जो हैं उनकी स्पीशीज जो हैं वो टॉक्सिक होती हैं ह्यूमंस और अदर एनिमल्स के लिए, तो वो वाटर टॉक्सिक हो जाएगा और हमारे यूज के लिए अनफिट हो जाएगा। इसी के साथ ओशन एसिडिफिकेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक पॉल्यूटेंट जब ओशन के अंदर गिरेंगे तो वो ओशंस को एसिडिफाई करेंगे, और ये बहुत सारे मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए सही नहीं होगा। अगर वाटर ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जो हैं वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। देन इफेक्ट ऑन फूड चेन ऑल्सो हैपन्स। जब भी ओशन वाटर में पॉल्यूशन हो या रिवर वाटर में पॉल्यूशन हो तो उससे एक्वेटिक एनिमल्स में पॉल्यूशन होगा, और वो एक्वेटिक एनिमल्स जिनको ह्यूमन फीड करते हैं, ह्यूमन जिसको एज अ फूड यूज करते हैं, तो वो सारा पॉल्यूशन हमारी बॉडीज के अंदर आकर भी इकट्ठा होगा। सो ये सारी चीजें हमारे मरीन पॉल्यूशन का इफेक्ट हैं। अब
पॉल्यूशन रोकने के क्या तरीके हैं? पहला तरीका तो है कि हम पॉल्यूटेंट्स को वाटर बॉडीज में जाने से ही रोक लें। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी हमारे सीवेज वाटर हो, चाहे इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर हो, उसको पहले ट्रीटमेंट करें, पॉल्यूटेंट्स को वहां कम करें और उसके बाद वाटर बॉडीज में भेजें। दूसरा तरीका क्या है? रिड्यूसिंग पॉल्यूशन लेवल्स इन वाटर बॉडीज। करंटली जो वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, रिवर्स हो हमारी यमुना गंगा जैसी या हमारे लेक्स हो, उसके अंदर बायो रेमेडिएशन या फाइटो रेमेडिएशन की टेक्निक्स को यूज करके पॉल्यूटेंट्स को कम किया जाए। देन कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। कुछ स्पेशल केमिकल्स आते हैं लाइक एल्यूमिनियम सल्फेट और एलम, जिसको हम फिटकरी बोल रहे हैं, फेरिक सल्फेट एटसेट्रा। ऐसे केमिकल्स जो वाटर के अंदर डालें तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को एक जगह इकट्ठा करने का काम ये केमिकल्स करते हैं, और फिर ये जो इकट्ठा कोएगुलेटेड पॉल्यूटेंट है इसको हम वाटर बॉडी से आराम से निकाल सकते हैं और वाटर जो है हमारा थोड़ा बहुत साफ हो सकता है। एंड देन कम्स द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन। वाटर बॉडीज के अंदर प्रेजेंट जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं, इनको ट्रीट किया जाता है, इनको किल किया जा सकता है यूजिंग गैसेस लाइक क्लोरीन और ओजोन और यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। और ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे घरों में जो फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हैं हम वहां भी यूज करते हैं इन ऑर्डर टू क्लीन अवर वाटर। सो नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 5, what is the role of ultraviolet radiation in water purification systems? It inactivates or kills the harmful microorganisms. It removes all the undesirable odors from the water. And third statement, it quickens the sedimentation of solid particles, removes turbidity and improves the clarity of water. इन तीनों स्टेटमेंट्स में से ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। यूवी रेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है उनको किल कर देगी, उसको इनएक्टिवेट कर देगी, लेकिन जो स्मेल आती है, ओडर आता है वाटर से, उसके ऊपर कोई ज़्यादा काम यूवी रेज नहीं कर पाती। ना ही जो यूवी रेज हैं वो सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स में कुछ हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर आपने जो वाटर लिया है वो वाटर काफ़ी मडी वाटर है, उसमें बहुत सारी डस्ट या मड जो है वो उस वाटर में घुली हुई है, और इसके साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उस वाटर में है। तो यूवी रेज का यूज करके आप उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो किल कर सकते हो, लेकिन वो जो डस्ट मड एटसेट्रा वाटर में पड़ा हुआ है उसको आप सेडिमेंटेशन नहीं कर पाओगे यूवी रेज की वजह से। उसके लिए दूसरे प्रोसेस यूज होते हैं, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस है, आयोनाइजेशन है, जो अगेन हमारे घरों में जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वहां पर यूज होता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये स्थापना का सेशन यहाँ कंक्लूड हुआ। यहाँ हमने कोशिश की है कि वाटर पॉल्यूशन से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम फटाफट रिवाइज कर लें और कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ें, ताकि आगे आने वाले हमारे एग्जामिनेशन के अंदर हमें पॉल्यूशन और स्पेशली वाटर पॉल्यूशन से जुड़े क्वेश्चंस को आंसर करने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।